नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। ये हमारा छोटू सा गोलू सा मोलू सा कौन सा सेशन है? डीपीक्यू सेशन, जिसमें हम करते हैं हमारी डीपीक्यू शीट्स की समस्याओं का समाधान आपके लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि होमवर्क देना तो कोई भी दे देगा आपको, लेकिन होमवर्क सॉल्व करना साथ में बैठ के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारी डीपीक्यू शीट क्रमांक 8 के समाधान। तो आपको ये शीट अगर नहीं मिली है तो आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस मतलब हमारा जो नॉवल जहां पे हम कंटेंट पढ़ाते हैं वहां पे हमारी जो कोर्स वीडियो है उसमें आपको डीपीक्यू शीट के लिंक मिल जाते हैं। तो डीपीक्यू शीट क्रमांक 8 के आपको लिंक मिल चुके होंगे एंड यहाँ पे आप शुरू करने वाले हैं उनके सॉल्यूशन को देखने की हमारी परंपरा प्रतिष्ठा। तो हमारा पहला सवाल जो आने वाला है वो आएगा पहले एक पेन टेस्ट के बाद। पेन टेस्ट क्या होता है आपको पता है, आपको नजरों से देख के बताना आपको पेन दिख रहा है या नहीं, और यहाँ पे पेन गायब हो रहा है या फिर नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन, 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, ये आपको बताना है। 7 into 11 into 13 और प्लस 13। अब आपको एक बात पहले तो ध्यान रखनी है कि ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक, क्योंकि बीच में एडिशन है। और ये सवाल वैसे अगर मैं कहूं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। इसमें आपको बताना है ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। तो भाई प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में फर्क क्या होता है? सर फैक्टर्स का फर्क होता है। प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, नंबर स्वयं एवं या फिर कोई और वन और नंबर स्वयं। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? उसके ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और फिर 13 ऐड कर दो, आपको जो नंबर मिलेगा उसके अगर फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम, तो वो क्या हो जाएगा? वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, नहीं होंगे तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि भाई ये है 13, ये नंबर हो मान लीजिए a, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 13 अगर आप कॉमन लेंगे आपको मिलेगा 7 into 11 plus 1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 13 इंटू जो भी वैल्यू आएगी मान लीजिए b। मतलब जब आप a को 13 से डिवाइड करेंगे आपका उत्तर आएगा b, और जब आप a को b से डिवाइड करेंगे आपका उत्तर आएगा 13। मतलब a के जब आप फैक्टर्स लिखने जाएंगे तो फैक्टर्स ऑफ a में, फैक्टर्स ऑफ a जब आप लिखने जाएंगे आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक 13, एक b, एक 1 और एक a, इतने चार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स का। यदि नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाता है नंबर? सर कंपोजिट हो जाता है। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हमने बी के बारे में ज्यादा चर्चा की ही नहीं है, उसके पहले ही यहां पे हमको 4 फैक्टर्स मिल गए। जब हम बी को और डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें और फैक्टर्स मिल जाते, लेकिन फिलहाल के लिए ही मतलब पूरा सॉल्व किए बिना ही अगर मैं बोल सकता हूं कि वो कंपोजिट नंबर है तो मतलब मेरा काम हो चुका है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन बी सही है, हमने कंप्यूटर जी से भी वेरीफाई कर लिया। दूसरा सवाल है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ अ रैशनल नंबर 34.12345 इज ऑफ फॉर्म, ठीक है। अब चलो 34.12345 मतलब है यहां पे डेसिमल क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, अर्थात ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की जो परिभाषा होती है या जो उसका मापदंड होता है वो होता है डिनोमिनेटर पे बेस्ड। यदि उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर आएंगी, या यदि किसी भी नंबर के, किसी भी फ्रैक्शन के, या फिर किसी भी p बाई क्यू या फिर किसी भी रियल नंबर के डिनोमिनेटर में यदि 2 और 5 की पावर्स आएंगी तो ही वो क्या होता है? तो ही वो टर्मिनेटिंग होता है। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 2 और 5 की पावर आनी चाहिए। परंतु किंतु यहां आपको देखो किस तरीके से खेला गया है कि आपका जो ऑप्शन है वहां पे कहां आपको फंसाने का प्रयास है कि भाई m और n क्या होंगे, ठीक है। m और n आर इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव पावर हो सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। m और n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए, 1 2 3 4 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। m और n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 भी हो सकते हैं, 2 की पावर 0 भी हो सकता है, या फिर कहीं पे 5 की पावर 0 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ऑप्शन डी। डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, तो बोला 2 और 5 को छोड़ ही दो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी होगा सटीक, बिकॉज वो एम और एन को एकदम सही तरीके से डिफाइन कर रहा है कि भाई ऐसा केस हो कि यदि m की वैल्यू हो 0 तो वो भी चलेगा, खाली पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। हाँ, इंटीजर्स में आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बोल देते, इसलिए वो भी गलत है। तो इसमें आपने ज्यादा इंक्लूड कर दिया, इसमें आपने कुछ छोड़ दिया, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। परफेक्ट, कंप्यूटर जी भी यही बोलते हैं कि ऑप्शन सी है परफेक्ट। हम उसको करेंगे मार्क और स्क्रीन को करेंगे क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 2 हो गया हमारा समाप्त। तो सवाल क्रमांक 3 है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। देखो यहां भी लगभग सेम ही सवाल है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस खाली आपका ये चेंज हो गया। लेकिन इस बार क्या है, इस बार है बार लगा हुआ, मतलब रिपीटेटिव है। ठीक है, रिपीटेटिव है तो मतलब क्या हो जाएगा कि सर ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग कब बन जाता है कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी रियल नंबर, जब सर उसमें उसके डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। मतलब 2 और 5 के अलावा यदि कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो डिवीजन करने में समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, यदि 2 और 5 रहेंगे तो वो टर्मिनेटिंग ही रहेगा। तो जो आपके यहां पे ऑप्शन है उसमें ऑप्शन क्रमांक डी जब आप पढ़ते हैं वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, मतलब 2 और 5 को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, इसी की वजह से डिवीजन करते समय आपका रिपीटेशन हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला केस बन जा रहा है। ठीक है सर, अगर कुछ और होता तो शायद ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग हो जाता, तब तो ये रैशनल नंबर ही नहीं रहता, पर रिपीटिंग है इसलिए ये रैशनल नंबर तो है। पर लेकिन कौन से किसकी वजह से है रिपीटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हमें चाहिए था उसके अलावा, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आ गया है। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट उत्तर। एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ऑप्शन डी सही है कि डिनोमिनेटर में जितना जरूरत थी उससे कुछ ज्यादा हो गया है, उससे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है, जिसकी वजह से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हमारे आदरणीय फ्रैक्शन डेसिमल एक्सपेंशन जी को। चलिए यहां पे भी स्क्रीन कर देंगे हम क्लियर। 3 प्रश्न अपने कर दिए सॉल्व। चौथा प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा विचार, जो 4 आपको दिए हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 1/7 इज अ रैशनल हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग इज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोल रहा है कि भाई ये है तो रैशनल, ठीक है, बट लेकिन कौन सा वाला है भाई, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला। ठीक है, तो 1/7 को जब आप देखते हैं तो ये p/q फॉर्म में है, तो मतलब रैशनल होने के चांसेस हैं। अब आप इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो जी हाँ बिल्कुल वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन उसका होगा। तो ये ऑप्शन सही है, ट्रू है। पर आपको क्या बताना है, आपको नॉट करेक्ट बताना है, अर्थात जो सही नहीं है वो मार्क करना है। तो जल्दबाजी में ए को मार्क करके आगे मत बढ़ जाना, पहले पूरा सवाल खत्म करना। 11/30 इज अ रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 11/30 के डिनोमिनेटर में 3 आ जाता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या वो रिपीटिंग होगा वो हम देख सकते हैं। तो भाई 11/3 को जब आप करेंगे तो वो रिपीटिंग भी हो जाएगा। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू लग रहा है, क्योंकि ये भी केस किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और यहां से टी का मतलब मेरा ट्रू है भाई, टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, चलिए C1 है 31/91 इज अ रैशनल हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब 31/91 को जब आप चेक करेंगे तो 91 के भी डेसिमल एक्सपेंशन में आपको जब नीचे फ्रैक्शन को आप चेक करते, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हो जा रहे हैं। तो इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग वाला फ्रैक्शन होगा। लास्ट वाला 13/125 इज हैविंग रैशनल है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला केस है। अब 13/125 को यदि आप देखते तो उसका डिनोमिनेटर यदि आप चेक करेंगे तो 125 है बेसिकली क्या सर, 125 है 5 का क्यूब। ठीक है, और यदि किसी फ्रैक्शन के, यदि किसी रियल नंबर के डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 आ रहा है, केवल 2 और 5 आ रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं। उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप
टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, गिवन दैट पी और क्यू दोनों बाकी सारी कंडीशन भी फुलफिल करे। तो यदि डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 आ रहा है तो मतलब भाई साहब वो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 की 3 पावर है तो वो 2 की 3 पावर और ले आएगा, एडजस्ट करके डिवीजन खत्म कर देगा। तो डिवीजन क्या कर देगा, डिवीजन खत्म कर देगा, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग, परंतु किंतु इन्होंने क्या लिख दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया है। तो ये स्टेटमेंट मतलब फोर्थ वाला फाइनल वाला स्टेटमेंट है फॉल्स। तो इसको हम करेंगे मार्क, क्योंकि सवाल में हमसे पूछा नॉट ट्रू वाला केस। तो ये वाला केस जहां पे उन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया है हमारे फ्रैक्शन को या हमारे वैल्यू को या हमारे पी बाई क्यू फॉर्म को, वहां पे हम बोलेंगे कि नहीं भाई साहब आपने गलत बोला है, ये टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन डी को हमें करना चाहिए मार्क। कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी सहर्ष आ रहा है डी, मतलब हमने सही सवाल सॉल्व किया है। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन पे सफेदी की चमकार। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इनमें से किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। अब वो चेक करने के लिए आपको हमेशा क्या देखना पड़ेगा सर, आपको हमेशा डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा। तो भाई जैसे ये 29/343 है, 343 है 7 का क्यूब, ठीक है। 125/441 है तो 441 है 21 का क्यूब, और 21 को भी यदि आप ब्रेक करेंगे तो वो हो जाएगा 7 इंटू 3, मतलब दोनों की 3 पावर, तो 7 की पावर 3 इंटू, सॉरी वो 21 है, 21 का स्क्वायर है तो यहां पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या बोला मैंने कि भाई ऑप्शन डी में है डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऑप्शन सी में है 7 का क्यूब। अब ऑप्शन ए को एक और बार देख लेते हैं, क्योंकि देखो बी वाले में तो ऑलरेडी आपको दिया है 2 और 5 की पावर, ठीक है। बस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे तो 455 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91, ये जाएगा शायद 13 7 जा होता है कि 91, 7 या 21, एक यहाँ 2 ऊपर, 7 जा 7 8 9, जी हाँ बिल्कुल, तो 7 जा यहाँ पे आएगा 13 जा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13। बचा ऑप्शन बी जिसमें ऑलरेडी 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 6 है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो कंडीशन होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर होनी चाहिए, ठीक है। परंतु किंतु सर यहाँ पे 2 और 5 की अलग अलग पावर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में कभी ये नहीं कहा जाता है कि दोनों पावर सेम होनी चाहिए। 2 और 5 अच्छे होते हैं, वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो भले ही पावर अलग अलग हो परंतु केवल 2 और 5 हो तो एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया? 2 और 5 के अलावा कुछ और इतना सा भी आ गया, जैसे यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 7 और 3 आ गया, यहाँ पे 2 और 5 तो है ही नहीं, तो ये सारे केस हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग के और रिकरिंग के। तो ऑप्शन बी रहेगा एकदम सटीक, जो कि है क्या, जो कि है भाई डिनोमिनेटर में 2 और 5 वाला, मतलब वो है टर्मिनेटिंग। और सवाल में हमसे पूछा भी यही गया था कि कौन है टर्मिनेटिंग, तो भाई ऑप्शन बी है टर्मिनेटिंग, उसको हम करेंगे मार्क और स्क्रीन को करेंगे क्लियर। एक बार लेकिन पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे हमें जवाब बता दें। उनका जवाब भी आया है ऑप्शन बी, किसके बेसिस पे भाई, डिनोमिनेटर के बेसिस पे आपने मार्क कर दिया कि वो टर्मिनेटिंग है। आपको एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए कहीं नहीं बोला जाएगा। तो कृपया इन सबको बैठ के डिवाइड करते वक्त अपना समय ना व्यर्थ गवाएं, केवल डिनोमिनेटर को चेक करके बता दें कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। और कंडीशन क्या होती है, 2 और 5 की पावर होना चाहिए। अलग अलग पावर चलेगा, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, दोनों साथ में भी चलेंगे, कुछ भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं। चलिए फिर से एक बार स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 6 हमारा, व्हाट इज द नंबर एक्स। आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 जानकारी दी है कि भाई साहब एक नंबर है एक्स और दूसरा है 18, ठीक है। एक्स और 18 के बारे में ये बोला है कि उनका एलसीएम है 36 और एचसीएफ है 2। अब यूं देखें तो 2 बड़ी बड़ी इक्वेशंस आपको बनेगी, लेकिन आपने ये भी पढ़ा है साथ ही साथ आपकी कक्षा 10वीं में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जब आप करते हैं तो आपका उत्तर आता है उन 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो x इंटू 18, एलसीएम है 36, एचसीएफ है 2, और ये हो जाएगा x इंटू 18 के बराबर। अब आप चाहें तो 36 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड होना तो वो कैंसिल ही है। तो 36/2
डिवाइड बाय 18 करेंगे आप तो आपको मिलेगा x, 18 दूनी हो जाएगा 36, 2 2 4 हो जाएगी वैल्यू ऑफ x। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, ऑप्शन डी 4 है आपका उत्तर, जहां पे आपको यह मालूम चल रहा है कि भाई जो संख्या है, जो नंबर x हमसे पूछा गया है वो कौन है, वो है 4, तो उसको हमने कर दिया है मार्क। हम करेंगे यहां पे एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह कि कृपया हमारा उत्तर एक बार वेरीफाई कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या फिर नहीं। तो उनके हिसाब से भी हमारा बक्सा उनका बक्सा एकदम ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्या करेंगे हम सर, स्क्रीन को करेंगे हम एकदम दूध जैसा सफेद, ताकि हम अगला प्रश्न सॉल्व कर पाए और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब पहला है रूट ऑफ 41616। देखो बिना रूट निकाले अगर आप बोलेंगे तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम चारों ऑप्शंस को थोड़ा जज कर लेते, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो तो पक्का है रैशनल, क्योंकि वहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये है 23.23 बार। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया रैशनल नंबर, बिकॉज ये क्या है, ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट देन है रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाला केस है या रिपीटिंग वाला केस है, तो ये हो जाएगा रैशनल। पहला है 41616, इसको भी आप क्या करेंगे, एक बार आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। कौन से मेथड से सर? इस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, आसान पड़ता है। चलिए कैसे किया आपने सर, पीछे से 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो 2 2 यहां पे 1, तो 2 2 4 हो जाएगा। यहां पे आपने 2 + 2 ऐड किया, यहां बचेगा 4, यहां है 16 नीचे उतारा आपने। ठीक है, जो कि शायद छोटा पड़ जाए, तो भाई 16 एक और बार अगर आप उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पे भी 16 हो जाएगा। तो 44 इंटू अगर हम 4 करके देखें तो शायद हमें कुछ मिल जाए। नहीं सर, ये तो छोटा पड़ जाएगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर तो नहीं होगा वैसे, ये 44 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा सर, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 117, 176 बहुत छोटा है। ठीक है, 49 इंटू 9 करके देखो, नहीं एक मिनट, सॉरी, लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करते हैं, ये उतर गया, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 0 जा 0 है ना। यस सर, अगर कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो, या फिर क्योंकि उससे छोटा होगा ही नहीं, 41 इंटू 1 करोगे तो 41 आएगा, तो यहां आएगा 0, अब आएगा यहां पे 16 और ये भी हो जाएगा 16। यहां पे जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 4 0, अब आप देखिए तो भाई 404 इंटू 4 करेंगे हम, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 0 जा 0 1, 4 4 जा 16, तो 1616 यहां आएगा 404। आपका उत्तर आएगा, ये है स्क्वायर किसका, 204 आएगा इसका आंसर। तो वो भी एक रैशनल नंबर है। कैसे कि आपने लॉन्ग डिवीजन कक्षा 8वीं में पढ़ा है, याद नहीं है तो एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। सी वाला ऑप्शन यदि आप देखते हैं तो 1 + √3³ - 1 - √3³, तो ये है a³ - b³। व्हाट इज a³ - b³ सर? a³ - b³ होता है a - b, तो 1 + √3 - 1 + √3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज के साइन को उल्टा कर देगा, तो a - b इंटू a², ठीक है, प्लस ab 1 - √3 और प्लस b², तो 1 - √3 का स्क्वायर। चलिए अब यहां पे यदि आप देखेंगे तो एक्चुअली इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये होगा कि भाई ये यहां पे 1 और 1 कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2√3। ये 2√3 नीचे वाले √3 का ध्यान रख लेगा, वो जाएंगे कैंसिल, तो केवल 2 बचेगा, जो कि हो जाएगा एक रैशनल नंबर। यहां पे अंदर आप देखेंगे तो इधर पे भी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो जवाब आएगा वो आएगा रैशनल नंबर। इन दोनों को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा रैशनल नंबर। तो कुल मिला के बिना सॉल्व किए ही खाली ऊपर ऊपर से भी यदि मैं देखूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बचा ऑप्शन डी, उसको भी अगर आप देखते हैं तो भाई यहां पे एक पैटर्न तो बन रहा है। देखो 10,000, 10,000, फिर यहां पे आगे क्या होगा सर, 1 लाख हो जाएगा, मतलब 5 zeros। तो ऑल्दो आप पैटर्न जज कर पा रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न रैशनल नंबर होने के पैटर्न के साथ नहीं चल रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। हाँ, 1 और 0 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनके रिपीट होने का जो पैटर्न है वो अलग है।
हर जगह पे सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं लेकिन सेम पैटर्न में 2 3 2 3 2 3 2 3, ठीक है। यहाँ पे 1 और 0 अलग पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी रिकरिंग नहीं है, इसलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, जो कि होता है एक इर्रेशनल नंबर। और आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा है इर्रेशनल नंबर। तो इतनी मेहनत के बाद ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, जहां पे है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग। साथ ही हमने ऊपर के 4 को भी देख लिया कि वो क्यों रैशनल नंबर्स हैं। कंप्यूटर जी आपसे आग्रह है, कृपया एक बार बता दीजिए। जी हाँ, कंप्यूटर जी का उत्तर भी आ रहा है ऑप्शन डी, मतलब उनका और हमारा जवाब है एकदम सही। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को एकदम क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 8 की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 0.235 बार की वैल्यू आपको पता करनी है P बाई Q फॉर्म में। कैसे करते हैं सर, पहले मानेंगे x इक्वल टू 0.235 बार। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम सर, जब भी कोई जंग जीतनी होती है तो हमें थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। और जब राम जी को भी जब जंग जीतनी थी रावण से, तो उन्होंने विभीषण को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। मतलब दूसरी टीम से कोई एक अपनी टीम में आएगा तो वो पूरी स्ट्रैटेजी बताएगा, तभी कुछ काम हो पाएगा। यहां पे भी हम कोशिश करेंगे कि 235 बाहर आ जाए और वो स्ट्रैटेजी बता दे, ताकि हम आसानी से इसको जंग को जीत पाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 235 एक अच्छे नंबर्स की तरह आगे आ जाएंगे। चलिए, अब होगा इन दोनों के बीच में सबट्रैक्शन, क्योंकि हमें जो ये जंग है वो खत्म करनी है, ये जो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स इन्हें हटाना है। तो माइनस करेंगे आप x इक्वल टू 0. इस सबट्रैक्शन में सबसे बड़ा फायदा होगा नंबर्स का, बिकॉज ये देखो डेसिमल के पीछे क्योंकि सेम ही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, वैसे यहाँ पे ये जो पूंछ है वो नीचे वाली पूंछ को काट देगी। तो डेसिमल के बाद पूरा पूरा कैंसिल, केवल बचेगा 0, यहाँ बचेगा 235 और यहाँ 1000 में से x जाएगा तो 990x होगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। x की वैल्यू हो जाएगी 235 डिवाइड बाय 990। ये क्या हुआ सर, x यहां मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन करेगा। देखो एक छोटा सा मैथमेटिकल एरर हो गया, यहाँ पे माइनस करने पे 990 नहीं, कितना आएगा 999 आएगा, क्योंकि एक ही x माइनस हुआ है तो एक एक्स्ट्रा नहीं, मैंने 10 माइनस कर दिया था, सॉरी। तो 235 डिवाइड बाय 999 कितना होगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा कितना, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब जो ऑप्शन बी आ रहा है वो भी शायद आंसर हो सकता है, यदि आपका प्रश्न होता है 0.235 बार, ठीक है। इसको जरा एक बार आप चेक करना कि आपका उत्तर यही आ रहा था या फिर कोई, इस केस में आपका उत्तर क्या आएगा। ये डीपीक्यू में भी होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या, इनमें से कोई आंसर आएगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे बताइए कि 233 बाय 990, ठीक है, बाय 990, ये किस केस में आएगा आपका उत्तर, ठीक है। मे भी शायद 0.2235 में आएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एक बार चेक करके बताना मुझे कितना 0.2235 बार 235 पे है, ठीक है, शायद इसमें आएगा, या फिर शायद 0.235 में केवल 35 पे बार होगा तब आएगा, वो आप मुझे चेक करके बताएंगे। चलिए हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर, लेकिन उसके पहले आंसर की जांच जरूरी है। कंप्यूटर जी कृपया बताइए क्या उनका और हमारा आंसर मैच खा रहा है? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी कंप्यूटर जी और हमारे हिसाब से बिल्कुल सटीक है। तो इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को वापस सफेद, क्योंकि हमारे सारे सवाल हो गए सॉल्व, शायद डीपीक्यू में 8 ही सवाल थे, और इसी के साथ हम आ गए हमारे वीडियो के एंड की तरफ। लेकिन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, खाली अपनी क्लास चूज करनी है, जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं वो चूज करना है, और जैसे ही आप वो चॉइस करते हैं आपको यहाँ उस क्लास के बारे में जो जो सेशंस हमने बनाए हैं, सब्जेक्ट के बारे में, अलग अलग किताबों के बारे में, आपको वो सब एक जगह पे मिल जाते हैं। बस आपको उसके टैब पे क्लिक करना है और अपनी पढ़ाई चालू करनी है। जैसे ही आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं आपको दिखता है यहाँ पे कि हमारे पास हर एक चैप्टर के अलग अलग लेक्चर्स हैं पहले से अपलोडेड। तो आप जो लेक्चर पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए, जो आप सेशन जो आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वहां पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वो चैप्टर को खोलेंगे आपको वहां पे अलग अलग सेशन जो हमने बनाए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से संबंधित वो आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, ताकि आपका पूरा चैप्टर पढ़ने का जो फ्लो है वो एक साथ बना रहे, आपको कुछ भी चीज मिस ना हो। साथ में हम लोग ने यहाँ पे लेंथ भी दे दी है, ताकि आपको अगर अपना वीक प्लान करना हो कि कब क्या पढ़ना है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पहुंच के बस आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है,
कुछ इस तरीके से आपके सेशन खुल जाते हैं जहां पे आप एकदम हूबहू यूट्यूब के जैसे हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बल्कि यहाँ तो एक दो बात और अच्छी है, वो ये कि यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट आती है कोई, और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन आते हैं कि भाई किसी गाने का नोटिफिकेशन आ गया, किसी स्टैंडर्ड कॉमिक का नोटिफिकेशन आ गया, तो वो सब यहाँ नहीं होता है। केवल पढ़ाई पढ़ाई फोकस यही चलता रहता है यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे। काफ़ी अच्छी है, आप इसको यूज़ करें एंड फिर हमें ऑब्वियस सी बात है फीडबैक भी दें कि आपको कैसी लग रही है वेबसाइट। मेरे को तो बड़ा मजा आता है इससे पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर डीपीक्यू सेशन। तो इस डीपीक्यू सेशन में हमने क्या किया, हमने हमारी एनटीएससी परीक्षा के जो सैट पार्ट का जो स्टेज 1 है उसका जो मैथ्स है उसकी जो डीपीक्यू क्रमांक 8 है उसकी समस्याओं का समाधान आपको ढूंढ के दिया। आपने यदि इसमें कुछ डाउट है तो वो अब तक सॉल्व कर लिए होंगे। डीपीक्यू शीट को संभाल के रखें, क्योंकि आफ्टर कुछ टाइम आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं जब आपको समय मिले। एक छोटा सा होमवर्क और, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि नॉलेज जितना स्प्रेड करोगे उतना वो आपका बढ़ेगा। इसके बाद क्या करना है, अगला सेशन आपके लिए रेडी है, उसको आपको वॉच करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड यस एनटीएससी हम साथ में क्रैक करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।